Very good morning, students. So today we are going to discuss about the question answers. As you know that कि आपके यूनिट टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं. So today we are going to discuss chapter first. Okay, वहाँ से जो भी important question है हम उन्हें discuss करेंगे. Then we will go through the second chapter also. Okay, तो चलिए देखते हैं. Question number 1 at page number 5. What did Lencho hope for? Lencho hoped for rains, as the only thing that his field of ripe corn needed was a shower. तो लेंचो को किसकी होप थी? रेन की होप थी, क्योंकि उसके फील्ड को कॉर्न को राइप करने के लिए एक शॉवर की ज़रूरत थी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज़ वाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस. सो लेंचो क्रॉप्स were ready for harvest, as raindrops would have helped in getting a better harvest, resulting in more prosperity. So Lencho compared them with new coins. तो लेंचो का जो क्रॉप था वो हार्वेस्ट के लिए रेडी था. बस अगर रेन ड्रॉप जो है वो रेनफॉल होगा तो हार्वेस्ट और भी अच्छा होगा, और उससे क्या होगी, उनके पास प्रॉस्पेरिटी यानी उनकी जो खुशहाली है, उनका जो मनी है वो उनके पास ज़्यादा आएगा. सो लेंचो कंपेयर दैम विद न्यू क्वाइंस, इसीलिए उसने रेन ड्रॉप को क्वाइंस से कंपेयर किया था. क्वेश्चन नंबर 3 एट द सेम पेज इज हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना. तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, रेन को कैसे वो चेंज हो गई और लेंचो के फील्ड को क्या हुआ. So the rain was pouring down, but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstones began to fall along with the rain. तो जैसे ही बारिश हो रही थी अचानक से विंड जो है वो ब्लो करना शुरू हो गई और हेल स्टोन्स जो हैं वो भी गिरने शुरू हो गए. एंड एट लास्ट ऑल द क्रॉप्स ऑफ लेंचोज फील्ड डिस्ट्रॉयड, और आखिर में लेंचो के फील्ड की सारी क्रॉप जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड. उसकी क्या फीलिंग थी. तो आफ्टर हेल स्टॉप्ड लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. ही कुड सी अ bleak future for him and his family. He was worried about lack of food for the coming year. तो लेंचो जो है उसकी सोल बहुत ही ज़्यादा सैडनेस से भरी हुई थी, मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि उन्हें जो अपना फ्यूचर है वो एकदम धुंधला नज़र आ रहा था. कुछ भी नहीं था वहाँ पर, ना तो उसके पास ना ही अब उसकी फैमिली के पास कुछ होने वाला था. सो वो ये सोच कर के चिंतित था कि आगे आने वाले ईयर में वो कैसे खाना और बाकी सारी ज़रूरतें अपनी फैमिली की कैसे पूरी कर पाएगा. ओके, नाउ एट पेज नंबर 6 you can see the question, who and what did Lencho have faith in, what did he do. तो ऑब्वियसली लेंचो का फेथ किस में था, गॉड में था, और ही बिलीव दैट गॉड आइज सी एवरीथिंग. उसका मानना था कि गॉड सब कुछ देखते हैं, इवन वॉट इज़ डीप इन आर कंसाइंस, यहाँ तक कि जो हमने अंदर मन में सोचा हुआ है वो भी उन्हें पता चल जाता है. सो वॉट डिड ही डू, ही रोट अ लेटर टू गॉड सेइंग दैट ही नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन. तो उसने एक लेटर लिखा था गॉड को कि उसे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि वो अपने फील्ड को फिर से जो है वो सो कर सके. हु रीड द लेटर, ऑब्वियसली द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर. ओके, वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू दैन. उसके बाद उन्होंने क्या किया. द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लॉफ्ड बट दैन ही बिकम सीरियस. तो पहले तो वो हंसे, उसके बाद वो सीरियस हो गए. ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड. He did not want to seek his fate, so he decided to collect the money and send it to लेंचो. वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उसका जो इतना फेथ है गॉड में वो थोड़ा सा भी शेक हो, ना हटे भगवान से. इसीलिए उसने डिसाइड किया पोस्ट मास्टर ने कि पैसे कलेक्ट करके वो लेंचो को भेजने वाला है. ओके, ना देर आर 2 क्वेश्चन एट पेज नंबर 7. फर्स्ट वन इज़ वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. क्या उसे कोई भी सरप्राइज़ हुआ था
नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर्स फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट। तो उसका तो फेथ इतना स्ट्रांग था कि उसको एक भी सरप्राइज नहीं फील हुआ था कि गॉड ने उसको लेटर भेजा है, साथ में मनी भी भेजा है। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना फेथ था गॉड के लिए कि उसे पता था कि भगवान उसके लेटर का रिप्लाई ज़रूर करने वाले हैं। द लास्ट वन इज़ दैट वॉट मेड हिम एंग्री, क्यों उससे गुस्सा आ रहा था। When he finished counting money, he found only 70 pesos. तो जब उसने पैसे कलेक्ट किए भगवान के पास से आए हुए, उसको कितने मिले? 70 पैसोज मिले। बट ही डिमांडेड 100 पैसेज, पर उसने कितना पैसे मांगे थे? 100। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नीदर मेक अ मिस्टेक नॉट डिनाई हिम वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। और उसका फेथ तो इतना ज़्यादा था गॉड में, इतना कॉन्फिडेंस था उसको गॉड पर कि ना तो उन्होंने गलती की होगी और ना ही उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको डिनाई कर सकते हैं गॉड। Therefore he concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos. तो उसने डिसाइड किया कि शायद ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने वो 30 पैसोज रख लिए होंगे, इसीलिए वो क्या था? एंग्री था। नाउ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, what have Lencho, what does Lencho have complete faith in? What sentence in the story tell you this? तो लेंचो का फेथ जो है, सो यू मस्ट नो दैट कि ये जो आपका राइटिंग थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इससे आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ लेंचो जो थे, क्या था उनको? फेथ था गॉड में, राइट। तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और कौन कौन से सेंटेंसेस बता रहे हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। लाइक बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो ये फर्स्ट इंसिडेंट है जहाँ पे हमें ये मिलता है कि लेंचो जो है उसका फेथ कहाँ पर है? गॉड पर है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what in deep in one's conscience. Okay, तो obviously ये sentence भी बता रहा है, and the rest of the sentence are also telling about the same thing. Now question number 2 is, what does the postmaster send money to Lancho? Why does ही साइन द लेटर गॉड, क्यों उसने पैसे भेजे और गॉड का क्यों साइन किया था? तो पोस्टमास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड। पोस्टमास्टर जो था लेंचो के फेथ से बहुत ही ज़्यादा मूव हो गया था, मतलब उसको डीप हार्ट तक उसने टच कर लिया था। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो। मोर ओवर द पोस्टमास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू सीक लेंचोज फेथ इन गॉड। तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि पैसे भेजें, साथ ही साथ वो नहीं चाहते थे कि भगवान से उसका विश्वास जो है वो उठ जाए। सो ही साइन द लेटर गॉड, इसीलिए उसने लेटर के ऊपर क्या साइन किया था? गॉड का किया था। ओके, इट वॉज गुड प्लॉय टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर। तो ये जस्ट एक प्लान था ताकि ऐसा फील हो कि ये लेटर किसने लिखा है? गॉड ने लिखा है। Now let's see the next question. Did Lencho try to find out who sent the money to him? Why or why not? क्या लेंचो ने ट्राई किया कि उसको ढूंढे कि मनी किसने भेजा है? अगर किया है तो क्यों, और नहीं किया तो क्यों? तो लेंचो ने तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था ये ढूंढने के लिए कि मनी किसने भेजा था। एंड रीज़न बिहाइंड दिस वॉज दैट कि बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, क्योंकि उसे गॉड के ऊपर पूरा भरोसा था। एंड ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर दैन गॉड हु वुड सेंड हिम मनी। उसे ये तो सस्पिशन हुआ ही नहीं था कि भगवान के अलावा कोई और भी हो सकता है जिसने उसे मनी भेजा हो। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी। तो भगवान के ऊपर उसका जो बिलीव था वो तो बहुत ही ज़्यादा था, दैट्स वाई उसने सोचा ही नहीं कि भगवान के अलावा कोई भी मनी भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
Why does Lencho think that thing has taken the rest of the money? Sorry, who does Lencho think has taken the rest of money? What is the irony in the situation? Okay, और irony जो होती है वो क्या होती है? Remember that irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange, amusing, because it is the opposite of what we expected. आयरनी जो होती है वो एक व्यंग्यात्मक पोजीशन होती है और जनरली जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि इस चैप्टर में आपने देखा कि जो एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट मास्टर था, उसने सोचा था कि जैसे ही उसको मिलेंगे पैसे तो वो खुश हो जाएगा और प्रॉबेबली उनको अप्रिशिएशन मिलेगा। तो लेकिन उल्टा ही हुआ कि लेंचो को लगा कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इसके पैसे रख लिए हैं। ठीक है, तो सी व्हाट इज़ द आंसर। लेंचो थिंक दैट पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। लेंचो का मानना था कि मनी जो है वो किसने ले लिया है? पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने ले लिया है। ओके, इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु हैज़ सेंड द मनी टू हिम, राइट। जो पैसा भेजा था वो एक्चुअली किसने भेजा था? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने भेजा था ना। बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक्स दैट दे हैव स्टोलन हिज मनी। पर इसके बिल्कुल उल्टा ही लेंचो सोच रहा था कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं। ही कॉल्स दैम क्रूक। उसने क्या कहा? उन सबको बदमाश भी कहा। दस देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आयरनी। इसीलिए यहाँ पर मेरा विरोधाभास है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन है, और आयरनी भी है। जो हम सोच रहे थे उससे बिल्कुल उल्टा ही हुआ। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग भी दुनिया में हो सकते हैं जैसे कि लेंचो है? What kind of person would you say he is? You may select appropriate word from the box to answer the question. तो यहाँ पर एक वर्ड बॉक्स दिया हुआ है आपके बुक में, उसमें से आपको ये बताना है कि एक्चुअली लेंचो किस तरह का पर्सन था। तो अकॉर्डिंग टू द बुक, आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द रियल वर्ल्ड। तो लेकिन ये आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसको भगवान के ऊपर इतना ब्लाइंड बिलीव हो तो आप राइट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यू शुड राइट आई डोंट थिंक, क्योंकि आज की दुनिया में इस तरह के लोग मिलना थोड़ा मुश्किल ही होंगे। ठीक है, लेंचो इज़ इलिटरेट एंड येट ही डजंट नो हाउ टू राइट, हाउ his letter will reach to God without any address. He probably would be naive and unquestioning. So यहाँ पर जो है उसको पढ़ना लिखना तो ज़्यादा नहीं आता था और उसने ये भी नहीं सोचा कि आखिर कैसे गॉड तक कोई लेटर पहुँचेगा, जबकि वहाँ पर उसमें कोई एड्रेस तो दिया ही नहीं था। तो उसको कहा गया है नेव एंड अनक्वेश्चनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स themselves. हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इलिस्ट्रेटेड? कन्फ्लिक्ट का मतलब दो विरोधाभास है ना, एकदम से तो यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू नेचर कन्फ्लिक्ट दिए हुए हैं। तो इसके लिए आपसे बोला गया है कि आपको बुक में से जो है वो बताना है कि कहाँ कहाँ आपको देखने को मिला। ठीक है, तो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज सोन बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप बाय द स्टॉर्म। तो ह्यूमन और नेचर का झगड़ा जो है वो देखने को मिला है कहाँ पर? जब लेंचो के क्रॉप को हेल स्टॉर्म ने बर्बाद कर दिया। As the crop fell by hell, Lencho started feeling sad and gloomy after storm appropriately project the conflicts of the nature of the man. तो यहाँ पे क्या किया? स्टॉर्म ने जो है वो पूरी तरह से बर्बाद किया कर दिया। तो लेंचो जो है उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और इस तरह से हमें नेचर और ह्यूमन बीइंग का कन्फ्लिक्ट यहाँ देखने को मिलता है। द स्टोरी ऑल्सो सो अनदर कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन themselves. और इंसानों के बीच का कन्फ्लिक्ट आपको दिखा कहाँ पर? द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज
sent Lencho the money that he could manage to collect. They were not related to Lencho in any manner. तो यहाँ पे आपने देखा कि पोस्ट मास्टर ने अपने दोस्तों के साथ मिल कर के, अपने आसपास के लोगों के साथ मिल कर के पैसा कलेक्ट करके लेंचो के पास भेजा, जबकि लेंचो से उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। ओके, तो कैसे भी करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको पैसे भेजे। इट वॉज़ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस। तो ये तो बिल्कुल स्वार्थ रहित काम था उनका, जिसमें उनकी कोई भी जो था मतलब नहीं था। तो इट वॉज़ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस ऑल्सो। इवन दो दे डिड अ गुड डीड, लेंचो ब्लेम्ड दैम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी। तो उन्होंने तो अच्छा काम किया, लेकिन लेंचो जो है उसने उल्टा उन्हें ब्लेम किया कि इन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं। दिस शोज़ दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन हिज ह्यूमन फैलो। तो यहाँ हमको पता चलता है कि ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग जो है एक दूसरे पर, ह्यूमन टू ह्यूमन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। देयर वाई गिविंग राइज टू दिस कन्फ्लिक्ट, इसीलिए जो है वो कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चन आंसर दैट यू आर टू लर्न वेरी केयरफुली। इसमें से आपका जो मेन पार्ट है वो आपको टेक्स्ट रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन के बाद में जो टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, थिंकिंग अबाउट वर्किंग विद द टेक्स्ट, राइट, वो आपको स्पेशली लर्न करने हैं। हालांकि लर्न तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट दे आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर वंस, राइट। इसके बाद कुछ एक यहाँ पर आपको एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे यू आर टू राइट द सिनोनिम्स। वन वर्ड में आपको एक जो सेंटेंस दिया हुआ है वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उनके आंसर्स आपको जो है वो सही वर्ड ढूंढ करके राइट करना है। ठीक है, तो जस्ट सी हियर। So look at the sentence number 1. A violent tropical storm in which strong winds move in circle, so that is cyclone. An extremely strong wind is gale. A violent tropical storm with very strong wind is typhoon. Okay, and so on. आपने ये सारी एक्सरसाइज की है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की जो है वो विंड जब चलती है तो उससे जो वेरियस टाइप ऑफ स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं वो दिए हुए हैं, जिनके नेम आपको राइट करने हैं। ओके, एंड देन इन द ग्रामर सेक्शन यू आर गोइंग टू रीड द रिलेटिव क्लॉजेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिलेटिव क्लॉजेस जो हैं वो क्या करने हैं, रिलेटिव क्लॉजेस बनाने हैं। एंड इसके लिए आपको समटाइम्स we generally use WH word for having a relation of a sentence with the other. Okay, तो जब हमें किसी सेंटेंस का रिलेटिव क्लॉज बनाना हो, क्लॉज क्या होते हैं, जब दो सेंटेंसेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं तो एक जो है वो दूसरे पर डिपेंडेंट भी हो सकता है या फिर सिमिलर भी हो सकते हैं, मीन सिमिलर वैल्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं, यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है उसमें जिस भी पर्सन की हम बात कर रहे होते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं इन द अदर क्लॉज यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। ओके, सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। आई ऑफन गो टू मुंबई. मुंबई इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया. Now you can see that in these two sentences Mumbai is the same thing जो commonly use की गई है। तो which word का use करके, which conjunction का use करके हमें यह sentence जो है वो create करना है, that is I often go to Mumbai. And always remember that कि जब हम relative clauses बनाते हैं तो जो common word होता है in two of the clauses, ठीक है, तो फर्स्ट जो भी हमारा मेन क्लॉज होगा उसके उस कॉमन वर्ड के जस्ट बाद में आपको WH वर्ड प्लेस करना होता है। लाइक यू कैन सी हियर दैट आई ऑफन गो टू मुंबई, और मुंबई ही हमने वहाँ पर सेकेंड क्लॉज में भी था, तो मुंबई जो है
यहाँ पर जो मेन क्लॉज है उसके बाद हमने विच लगाया, विच इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट जो मुंबई है वो हमने रिपीट नहीं किया बिकॉज उसी की जगह पर हमने विच कंजंक्शन लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। My mother is going to host a TV show on cooking. She cooks very well. Okay, so this C is for mother itself. Okay, तो my mother, और क्योंकि हम इन्हीं के बारे में 2 बार बात कर रहे हैं तो यू कैन सी कि हु हमने जस्ट मदर की बात लगाया है। तो यहाँ पर my mother who cooks very well is going to host a TV show on cooking. Okay, exercise 3. In the book you can see these sports person are going to meet president. Their performance has been excellent. Now you can see that कि यहाँ पे these sportsmen के लिए ही हमने their का यूज़ किया है। ओके, तो जब हमारा possessive वन होता है तो हम whose conjunction का यूज़ करते हैं। These sports persons whose performance has been excellent are going to meet the president. Okay, and next is Lencho prayed to God, his eyes see into our minds. तो God की eyes की हम बात कर रहे हैं। तो Lencho prayed to God whose eyes see into our minds. This man cheated me, I trusted him. Whom जो है आपको लगाना है and whom comes for the person in object. And the answer is this man whom I trusted cheated me. Okay, so यहाँ पर आप जो है आपने रिलेटिव क्लॉजेस बनाए हैं। इसके बाद आपका नेगेटिव और फॉर एम्फेसिस जो है वो भी आपकी बुक में एक टॉपिक दिया है, तो विल डिस्कस इट इन द बेबेक्स क्लास। वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी, देन यू आर गोइंग टू डू दैट। Okay, now come to page number 13, right? Page number 13 जो है आपकी बुक की, आपको वहाँ पर आना है and here you have got one of the letter, right? So इसे आप रीड करेंगे और अपनी कॉपी में राइट भी करेंगे। Okay, now we will discuss about chapter 2. So यहाँ पर आप thinking about the text पर डायरेक्टली आएंगे। Okay, and it is on page number 24. Okay, तो यहाँ देखिए, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify? The trump of. तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो इनाग्रेशन हो रहा था प्रेसिडेंटशिप का, उसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए थे। तो वो क्यों आए थे और किस चीज़ का ये सिग्निफाई कर रहे हैं, है ठीक है ना, ये क्या बता रहे हैं कि आखिर ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स वाज अ गेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द आइडिया ऑफ द एंड ऑफ अपार्थाइड। तो ये एक्चुअली ये जो इतने सारे लीडर्स इकट्ठे हो रहे थे, ये इसी आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आए थे कि अपार्थाइड का एंड होगा। ये जो असमानता की भावना है इसको ख़त्म होने वाली एक गवर्नमेंट जो है वो साउथ अफ्रीका में आने वाली है। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेकेंड वन है, दैट इज़ व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him. ओके, तो नेल्सन मंडेला जब कहते हैं कि मैं सिर्फ उन सारे लोगों का सम हूँ जिन्होंने जो कि अभी जा चुके हो, एंड दे वर पैट्रियट्स, राइट। तो व्हाट डिड ही सो, व्हाई डिड ही से सो? ओके, Mandela wants to pay his tribute to all the people who had sacrificed their lives for the sake of freedom. एक्चुअली वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे उन सारे लोगों के लिए, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा। He feels that he is the sum of all those African patriots who had gone before him because
Those heroes of yesterday years have paved the path of cooperation and unity for him. तो एक्चुअली ये जो लीडर्स उनसे पहले जा चुके हैं इस दुनिया से, उन्होंने एक रास्ता दिया था, है ना, उन्हें एक रास्ता दिखाया था कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना है. एंड इट वॉज द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम. Okay, therefore he got the support of his people to be able to come to power to bring equality for his own people. और उसी का ये नतीजा था कि आज उनके पास इतना बड़ा सपोर्ट था कि वो एक इतना बड़ी पावर बन गए कि फाइनली वो अपने लोगों के लिए इक्वालिटी जो है वो गेन कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to the argument? तो यहाँ पर आपको बताना है कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, जब किसी को बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, दबाया जाता है, तो उसका कैरेक्टर बहुत हाई होता है. तो मंडेला ने ये कैसे बताया, और आप चाहें तो अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. Yes, I agree that the depth of oppression create heights of character. तो आंसर इज़ ऑल्सो येस. वी ऑल बिलीव दैट कि जब किसी को बहुत ही दबाया जाता है तो कभी कभी उसका कैरेक्टर बहुत ही हाई हो जाता है, उसकी क्वालिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो अपनी सारी परेशानियों से लड़ लेता है. नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट दिस बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट हीरोज़ ऑफ साउथ अफ्रीका हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल. इसके लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका के जितने भी हीरोज़ थे जिन्होंने अपनी लाइफ खत्म कर दी थी फ्रीडम स्ट्रगल में, वो फ्रीडम किससे था, इस अपार्थाइड से. इंडिया इज़ अ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल. ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल देयर वाज अ गैलेक्सी ऑफ लीडर ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स. तो ये चीज़ हमारी कंट्री ने भी फील की है, ये चीज़ हमारी कंट्री ने भी फेस की है. और उस टाइम पर ऐसे लग रहा था जैसे लॉट्स ऑफ लीडर्स जिनके पास ग्रेट कैरेक्टर थे वो हमारे लिए टॉर्च बियरर बन कर के आगे चल रहे थे ताकि हमारी कंट्री को फ्रीडम मिल सके. प्रोबेबली द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड सो मैनी मैन ऑफ सच कैरेक्टर्स. तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे उसकी वजह से इतने सारे लोगों का कैरेक्टर जो है वो उभर कर सामने आया. If we compare this with the quality of political leaders India is having today, then Nelson Mandela seems to be absolutely right. तो अगर हम अभी प्रेजेंट कंडीशन को देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे लीडर्स जो हैं उनमें से उन ग्रेट पर्सन्स की तरह की क्वालिटी आपको देखने को बहुत ही कम, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ना के बराबर ही मिलेगा. तो दैट्स वाई नेल्सन मंडेला की बात एकदम सही फील होती है. How did Mandela's understanding of freedom change with the age and experience? तो नेल्सन मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी फ्रीडम के बारे में वो कैसे, जैसे जैसे उनकी एज एक्सपीरियंस बढ़ता गया और समय निकलते गया तो कैसे चेंज होती गई. With age, Nelson Mandela realized that he had a lot of responsibility of his people. जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनको ये फील हुआ कि मेरे ऊपर लोगों की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की और अपनी कंट्री की. एज अ बॉय मंडेला डिड नॉट हैव हंगर फॉर फ्रीडम बिकॉज ही थॉट ही वॉज बॉर्न फ्री. जब वो बहुत छोटे थे तो फ्रीडम के लिए कोई भी चाह नहीं थी उनके अंदर, क्योंकि शायद उनका ऐसा मानना था कि वो तो ऑलरेडी फ्री है ना, उनका बर्थ फ्री ही हुआ है. ही बिलीव दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाय custom of his tribe, he was free in every possible manner. He had certain needs as a teenager. तो जब वो छोटे थे तो वो अपने फादर की बात मानते थे, उनकी ट्राइब में जो कस्टम्स थे उन्हें फॉलो करते थे और अपने तरह से उन्हें फील होता था दैट आई एम हैप्पी एंड आई एम फ्री. और उनकी जो एज अ टीनेजर सर्टेन नीड्स थी, ठीक है, और वो पूरी हो रही थी. सर्टेन नीड्स एज अ यंग मैन उनके पास थी, दैट्स ऑल. तो उन्हें लगता था फ्री हैं वो. ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड. ही स्लोली अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट जस्ट हिज फ्रीडम that is being curtailed but the freedom of all blacks.
It is after attaining his understanding that he developed a hunger for freedom of his people. धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि वो बचपन में तो बहुत सेल्फिश थे, क्योंकि वो सिर्फ अपने दायरे में रह कर के सोचते थे। जब वो बड़े हुए तो उन्हें समझ में आया कि सिर्फ मेरा ही फ्रीडम नहीं छीना गया है, बल्कि मेरी की पूरी ट्राइब का ही फ्रीडम छीन लिया गया है। तो जब उन्हें ये समझ में आया तो उनकी हंगर फॉर फ्रीडम जो है वो क्रेव होने लगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो उनका जो ये चाह थी फ्रीडम के लिए, उसने कैसे उनकी लाइफ को चेंज किया। मंडेला realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed but the freedom of all blacks. तो मंडेला को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये सिर्फ जो उनसे आज़ादी छीनी जा रही है वो सिर्फ उनसे ही नहीं छीनी जा रही है, बल्कि उन जैसे सारे लोगों से छीनी जा रही है। जितने भी ब्लैक पीपल हैं उनसे छीनी जा रही है। ठीक है, तो द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। तो अपने लिए जो आज़ादी वो थी आज़ादी की जो भावना थी, धीरे धीरे वो सबकी, अपने जैसे सारे ब्लैक लोगों की आज़ादी की भावना में टर्न हो गई। ओके, दिस डिज़ायर ऑफ अ नॉन रेशियल सोसाइटी ट्रांसफर्ड हिम इनटू अ वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन। और इनका जो ये हंगर थी फ्रीडम के लिए, उसने क्या किया, उन्हें एक ऐसे पर्सन में चेंज कर दिया जो कि सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन था, जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। और वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहाँ पर कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, एंड दस ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जो है वो ज्वाइन कर लिया था। एंड दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। जब उन्होंने ये सब ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या हो गए, एक बहुत ही डिफरेंट मैन हो गए। ही वॉज जस्ट अ फ्राइटेंड यंग मैन बिफोर, लेकिन अब वो है एक बोल्ड पर्सन में बदल चुके थे। ओके, नाउ सी द एक्सरसाइजेज हियर। सो हियर at the thinking about language, you will see that how the verbs how the nouns are changed into verbs. और you can see कि verb में जब हमें कुछ एक जब हम verbs में से कुछ एक चीज़ फाइनली निकाल देते हैं तो उसको क्या होता है, वो नाउन में से जब हम कुछ एक प्रीफिक्स या सफिक्सेस जो है निकाल देते हैं तो दैट टर्न इनटू वर्ब। एक्चुअली द वर्ड्स आर मेनली वर्ब, ठीक है, पर उनको नाउन में चेंज कर दिया जाता है बाय एडिंग सम सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है ना, तो कुछ भी अफिक्सेस लगा करके आप किसी भी वर्ड को या तो नाउन में चेंज कर सकते हैं या वर्ब में। तो यहाँ पे जो ये आपको कॉलम दिख रहा है ये आपके मेन वर्ब्स हैं और इनको टर्न किया गया था किस में, नाउन्स में, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, यू शुड नो दैट कि हाउ दे वर्ब वर चेंज्ड इनटू नाउन्स। तो ऑब्वियसली वहाँ पर अगर आप कुछ उसमें ऐड करेंगे तो वो नाउन हो जाएंगे, बट जब आप उसमें से वही सफिक्स निकाल देंगे तो इट विल बी अ वर्ब इटसेल्फ अगेन। जैसे रिबेलियन में से LION निकालने पर रिबेल बचा एंड दैट इज़ द वर्ब। कॉन्स्टिट्यूशन में से कॉन्स्टिट्यूट बचा, दैट इज़ द वर्ब। फॉर्मेशन में मेन वर्ब है फॉर्म, मेन वर्ड है फॉर्म, उसमें आपने TION लगाया हुआ था। गवर्नमेंट में गवर्न, ऑब्लिगेशन में ऑब्लाइज, ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रिमिनेशन में डिस्क्रिमिनेट, डिप्राइवेशन में डिप्राइव, डिमॉन्स्ट्रेशन में डिमॉन्स्ट्रेट एंड ऑपरेशन में ऑप्रेस, इमेजिनेशन में इमेज। ये जो है वो आपकी क्या है, वर्ब्स हैं और इन्हीं वर्ब में सफिक्सेस जोड़ करके क्या बनाए गए थे, नाउन्स बना दिए गए थे। ठीक है, नाउ सी द एक्सरसाइज एट पेज नंबर 25। यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाउ टू यूज़ डेफिनेट आर्टिकल्स विद नेम।
ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है, द होता है। द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इज़ यूज्ड विथ सम पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि इसको हम किसके साथ यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर्स के साथ में यूज़ करते हैं। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ये इनडेफिनेट होते हैं और ये होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट क्योंकि वो हर एक कॉमन नाउन के साथ लगाए जाते हैं, और ये डेफिनेट क्योंकि इसको कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, वहीं पर आप इसे यूज़ करते हैं। ओके, सो बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि किस कंडीशन में किन्हीं नेम के साथ में द यूज़ करते हैं, क्योंकि जनरली जब किसी का नेम होता है या प्लेसेस का नेम होता है देन वी डोंट यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल, राइट, और एनी आर्टिकल। ना तो हम डेफिनेट और ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ हम नेम के साथ में करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आपको ये बताया गया है कि कैसे किस तरह की कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल का, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन्स के पहले वैसे तो यूज़ नहीं करना है हमें, बट आपने कभी कभी देखा होगा दैट समवेयर नाम के साथ में द का यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन्स व्हेन द नेम्स बिकम नेम्स रिप्रेजेंट द होल फैमिली, जैसे द सक्सेनाज मतलब सारी की सारी सक्सेना फैमिली, ठीक है। और जब हम किसी पर्सन को एज अ क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, द सचिन तेंदुलकर मीन्स अ ग्रेट cricketer. Okay, so let's see the exercise number 1 first. Mr. Singh regularly invite the Amitabh Bachchans and Shahrukh Khans to his parties, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दिस मीन्स दैट मिस्टर जो भी सिंह है वो अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली को और शाहरुख खान की पूरी फैमिली को बुलाते हैं। मैनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज़ द मधुबाला ऑफ अवर टाइम्स। तो मधुबाला रिफर्स टू अ वेरी गुड डांसर हियर, सो दैट्स वाई यहाँ पर द लगाया गया उनके साथ में, ठीक है। तो लैंडमार्क ऑफ एक्टिंग एंड डांसिंग वो है, दैट्स वाई हमने द मधुबाला लगाया। तो अब मैंने आपको बताया कि क्वालिटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर द नेपोलियंस एंड द हिटलर्स। तो अलेक्जेंडर, हिटलर, नेपोलियन, दीज आर द वॉरियर्स, ग्रेट फाइटर्स एंड लीडर्स। तो दैट्स वाई इन सब के आगे जो है वो दा का यूज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब भी हमें किसी पर्सन को किसी लैंडमार्क के फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक है, अगर पूरी फैमिली को बताना है तो वहाँ पर हम दा का यूज़ प्रॉपर नाउन्स के साथ भी कर सकते हैं। ओके, तो दीज एक्सप्रेशंस यू हैव टू लर्न, राइट, ये भी आपको लर्न करने होंगे सो दैट यू कुड नो कि किस किस जगह पर हम प्रॉपर नाउन्स के साथ में दा का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द थिंग we'll discuss in our WebEx class. So goodbye for today.